आफ्टरनून है। कार्यशाला के द्वितीय सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे द्वितीय सत्र के सम्माननीय अतिथि मिस्टर नवीन पंत सर का। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम आदर अर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम सब मिल स्वागत करते हैं। So most welcome Mr. नवीन पंत सर। सर, आप वर्तमान में आप चंपावत में कार्यरत हैं और साथ ही साथ आप ब्लॉक साइंस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर भी कार्यरत हैं। सो सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर गिव योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन सर डॉक्टर कृष्णा अधिकारी सर का। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे संचालन का कार्य ममता ढेक और रवि ढेक को दे रही हूँ। नाउ ओवर टू यू ममता ढेक। धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मैं ममता ढेक पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस सत्र के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान नवीन पंत सर महोदय, आप सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसों एवं साइंस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चंपावत हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। आपका इस आभासी मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। साथ ही मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंपावत के चेयरमैन विभागाध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैम, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे साथी प्रशिक्षुओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच संचालन में मेरे साथी प्रशिक्षु रवि पटवा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे होगा? ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी, दिलदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है श्रीमान नवीन पंत जी का। महोदय, आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही साथ आप चंपावत के साइंस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपका इस आभासी मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप आए और कोरोना महामारी के संदर्भ में अपने विचार साझा करें। स्वागत है श्रीमान नवीन पंत सर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर, यहाँ के विभागाध्यक्ष प्रधान प्राचार्य महोदय और आज के इस कार्यक्रम की कन्वीनर सोनी मैम तथा मेरे प्रिय शिक्षक मित्रों, आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देता हूँ कि आपने मुझे एक मंच प्रदान किया कि मैं अपने आने वाले शिक्षकों से एक संवाद कर सकूं। और जो आज का आपने मुझे विषय दिया है कि एक सोशल एजेंट के रूप में एक अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है, एक टीचर्स की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में मैं अपने विचार आपसे साझा करूं। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको अधिकतम जानकारी इसमें दे पाऊँ और आपके जो मन में जो शंकाएं अगर कुछ होंगे
तो उनका भी मैं समाधान करने का पूरा प्रयास मैं इस मंच के माध्यम से करूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई पड़ रही होगी। यस सर, इट्स क्वाइट क्लियर। ओके सर, ओके, थैंक यू। क्लियर है, ऑडिबल। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे मुश्किल दौर से इस समय गुजर रहे हैं। जो ये कालखंड हमारा रहा है पिछले 2-3 महीनों का, हमने इस कालखंड में अपने कई परिचितों को खोया है, कई मित्रों को खोया है और कई ऐसी शख्सियतों को खोया है कि अगर वो थोड़े समय और रहते तो इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए और बेहतर काम कर सकते थे। हमने किसी को ऑक्सीजन से तड़पते हुए भी देखा। हमने कोरोना पेशेंट के साथ लोगों का सामाजिक भेदभाव भी इस दौर में देखा। हमने ये भी देखा कि कितनी नकारात्मकता, कितनी भ्रांतियां हमारे समाज में इस कोविड-19 महामारी के बारे में फैली हुई हैं। तो जब भी ऐसी महामारी आती है तो हम सबका ध्यान जाता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है, या जो हमारे देश का नेतृत्व है वो इस पर क्या कर रहा है। एक समाज के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, शायद हम ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, या अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इन महामारियों से लड़ने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होना पड़ेगा, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने समाज को हमें तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ये महामारी कोई एक आज ही ऐसी महामारी आई है ऐसा नहीं है, बहुत लंबा दौर इतिहास में महामारियों का है। और मुझे तो अब लगता है कि आने वाले समय में महामारी विज्ञान भी एक सब्जेक्ट होने होगा हमारे वहाँ ज़रूर, क्योंकि ये कई समय से ऐसी महामारियाँ आ रही हैं। तो उस समय भी जो गलतियाँ हमारे समाज ने की, जब महामारियाँ इससे विगत इतिहास के कालखंडों में भी आई हैं, वही गलतियाँ हम क्रमशः फिर दोहराते जा रहे हैं। तो एक आपका जो आप होने वाले टीचर हैं और आप बच्चों को भी भविष्य में पढ़ाएंगे, और उससे पहले हम एक नागरिक भी हैं, तो हम ये समझें कि आखिर इन महामारियों के दौर में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम खुद भी इन महामारियों से बचें और इस समाज को भी कुछ बेहतर दे सकें। तो मैं एक इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम थोड़ा सा समझने का इसमें हम प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगा। जो अगर आपके कोई क्वेरीज होंगे तो आप लोग उसको ज़रूर लिखिएगा। अगर मुझे तो शायद आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँगा, तो अगर कहीं पर आपको विजिबल नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा। तो जो आपने मुझे टॉपिक दिया है, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, रोल ऑफ टीचर एज ए सोशल एजेंट। एज ए सोशल एजेंट टीचर का क्या रोल हो सकता है, ये आपने मुझे टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो मैं जो टीचर का रोल है उसको 3 तरीके से देखता हूँ इस दौरान। तो आप 3 तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर सकते हैं, कि हम कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की, समाज की इसमें क्या मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम एक सोशल वर्कर के रूप में अपनी सोसाइटी की क्या सेवा कर सकते हैं, वो इसमें सोशल वॉरियर के रूप में हम एक काम कर सकते हैं। तीसरा, हम इसमें काम कर सकते हैं एजुकेशनल वॉरियर की तरह, क्योंकि हम लोग सब टीचिंग से जुड़े हुए हैं। तो एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन हम ही जानते हैं कि हमारे बच्चे या जिनको हम पढ़ा रहे हैं या जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, इस दौरान वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और इस दौरान उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो, इसकी चिंता मुझे लगता है कि एक टीचर्स को ही होती है, और कुछ हद तक उसके पेरेंट्स को भी होती है। क्योंकि जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं उनकी जिम्मेदारी इस समय सिर्फ ये है कि कैसे हम लोगों को इस महामारी से बचाएं। तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जब हम अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, तो हमें कोरोना के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, ताकि हम उसको लोगों को बता सकें। और मुझे लगता है कि कोरोना के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको हैं, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं
कि इसमें क्या बिहेवियर होना चाहिए हमारा, कोरोना क्या है उसके बारे में लगभग आप जानते हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में नहीं जाऊँगा, मैं उस मेन पॉइंट्स पे जाऊँगा जिसकी जानकारी मुझे लगता है कि शायद आपको देना ज़रूरी मुझे लगा है। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि कुछ जानकारी उसमें से आपको न हो, अगर आपको जानकारी है तो आप उसमें और अपनी वृद्धि कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है। इसको आप लोग सब जानते हैं, मुझे बहुत डीपली मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं बताना है आपको। तो कोरोना वायरस का जो नाम है वो सब लोग जानते होंगे आप लोग। हाँ, कोई भी मुझे अपना बता सकता है। कोरोना वायरस का जो नाम है पता है आप लोगों को? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, तो इसमें जो कोरोना वायरस है, हेलो हेलो जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हेलो। हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो सर। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो कोरोना वायरस है, जो इसका नाम है वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये इसका पूरा नाम है, जिसको हम सार्स कोवी 2 भी कहते हैं। और ये आरएनए वायरस है। आप देख रहे हैं इसमें जो इसका जैसे हमारे शरीर में डीएनए होता है, डीएनए से हमारी पहचान होती है, इसकी पहचान आरएनए से है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर को, ये फिगर में भी आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो एक ये आरएनए वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस आप इसका नाम सुन रहे होंगे। और सार्स ये बीमारी पहले भी दुनिया में आ चुकी है। अब जो ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सार्स है, सार्स मैंने बताया इससे पहले ये रोग आ चुका है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते थे। दूसरी बीमारी हमारे दुनिया में उससे पहले आ चुकी है जिसको मर्स बोलते थे, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और आपको ये जानकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि जो हमारा जुकाम है वो भी इस कोरोना वायरस की फैमिली का ही एक वायरस है। और जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है या जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें भी जुकाम का कोई प्रिस्क्राइब्ड इलाज नहीं है अभी तक। ये भी आप लोगों को शायद जानकारी होगी। तो ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये लगता है, क्योंकि ये वायरस पहले से मौजूद है। बस उसी फैमिली में एक नया सदस्य ये ऐड हुआ है इसमें, जो हमारे पास सार्स CO2 के नाम से जानते हैं। तो ये जो सार्स CO2 है, तो इनका जो नामकरण होता है हमारे वहाँ एक पूरे वर्ल्ड में एक एजेंसी है ICTV करके, उसको हम जानते हैं। ICTV का क्या काम है, जो भी कोई नया वायरस आता है तो ये उसका नामकरण यही लोग करते हैं। उसका नोमेनक्लेचर का जो पूरा उसका जो प्रोसीजर है वो ICTV अपनाती है उसको। तो ये जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ये 11 फरवरी 2020 को इसका नाम इसने रखा, जबकि दिसंबर में वुहान में आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको देखा गया। तो उसके बाद 11 फरवरी 2020 को जो है इन्होंने सार्स इसका नाम रखा था, इस वायरस का नाम ये रखा। और WHO ये रखता है कि इस बीमारी का नाम क्या होगा इससे। तो WHO ने इसकी बीमारी का नाम रखा कोविड-19, जिसमें WHO की एक संस्था है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसने इसको कोविड-19 रखा। और मार्च 2020 से इसको पूरा पैंडेमिक घोषित किया गया। अब यहाँ पर जब कभी हम इस कोविड की बात करते हैं तो पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है या जो सरकार जो पहला स्टेप लेती है उसमें एक कहती कि मतलब क्वारंटाइन करो या आइसोलेशन करो। तो आप में से कोई मुझे ये बता पाएगा कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? कब हम कह सकते हैं कि किसी को ये क्वारंटाइन करना है इसको, और कब हम किसी को कह सकते हैं कि इसको आइसोलेट करना है हमें?
कोई भी जैसा आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा, आप घबराइए नहीं कि हम क्या आंसर देने जा रहे हैं। आप कुछ भी जो आपको लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे समाज में यह है कि अगर सरकार किसी को क्वारंटाइन कर रही है तो इसका मतलब क्या है, किसी को आइसोलेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है। हम लोग सभी को क्वारंटाइन भी कह दे रहे हैं, सभी को आइसोलेट कर दिया भी कह दे रहे हैं। इवन जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है उसमें भी कभी क्वारंटाइन लिख दे रहे हैं, कभी आइसोलेशन लिख दे रहे हैं, सही तरीके से उसमें भी नहीं लिखा जा रहा है। तो क्योंकि अगर हम ये कहेंगे, आप ये बता पाएंगे कि क्वारंटाइन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है, तब आप उस व्यक्ति के बारे में, समाज में जो मिसकंसेप्शन है या समाज जो उन व्यक्तियों के बारे में जो सोच रहा है उसको आप अलग कर पाएंगे। कोई भी मुझे बता दे इन दोनों में कोई डिफरेंस अगर आपको लगता है। एक्चुअली में मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है मुझे केवल। हेलो, हेलो, हेलो। मैंने बंद कर दिया। अब हटा दूँ मीटिंग? अच्छा, मैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम शायद हो रही है आपके वहाँ से, मुझे आवाज़ किसी की नहीं आ रही, केवल मुझे प्रेजेंटेशन दिख रहा है। आपकी आवाज़ शायद मुझे आनी चाहिए थी। हेलो, हेलो। मुझे हाँ सर, वेलकम बैक सर। Now you're Yes, right. sir. Now you are audible. पहले आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। हेलो। सर पहले आवाज आ रही No, थी sir. बट बीच में फिर रुक Now गया था clear. पूरा ही। अच्छा, कुछ टेक्निकल मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है इसका मतलब। चलिए सर नेटवर्क इश्यूज सर आई। हाँ, तो मैं प्रेजेंटेशन में जाता हूँ अपने। श्योर। क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो है। तो हम इसमें बात कर रहे थे आइसोलेशन और क्वारंटाइन की। हाँ, तो कुछ कोई बता पाएगा इसमें? आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। Yes, sir. सर क्वारंटीन का मतलब होता है कि लाइक अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से ग्रस्त है तो उसे पर्सन जो सेपरेट हो सबसे। आपकी बात पूरी कट कट के आई, शायद मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। हाँ बताइए, दोबारा बोल दीजिए एक बार। सर क्वारंटीन का मतलब है कि अगर आप किसी डिजीज से
अफेक्टेड हैं, तो आपको एक कमरे में सब चीज से अलग कर दिया जाएगा, इवन विद पर्सन और विद एनिमल्स एंड एवरीथिंग, जिससे ये क्या कहते हैं डिजीज स्प्रेड होती है। और आइसोलेशन का मतलब है कि कंप्लीटली क्लोज इन अ रूम, लाइक जैसे डिजीज नहीं है तो आप अपने आप को अलग रख रहे हो ताकि आप उससे अफेक्ट ना हो उस डिजीज से। ठीक, और कोई? थैंक यू। और कोई? सर मेरे अकॉर्डिंग क्वारंटाइन का ये मतलब है, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, हम उससे इफेक्ट होते हैं, तो हमें घर में ही किसी रूम पर क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब अलग से एक कमरा देके उसको रखा जाता है। और आइसोलेशन का मतलब ये है कि जब उस मरीज की थोड़ा ज्यादा यानी कि हाई लेवल पर तबीयत खराब होती है तो उसे हॉस्पिटल में मतलब बहुत सारे मरीजों के साथ रखा जाता है, लेकिन कुछ दूरी और कुछ सेफ्टी के साथ। ओके, थैंक यू। और कोई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताइए बताइए। आई थिंक क्वारंटीन का मतलब है कि अगर हमारे ऊपर किसी डिजीज के लक्षण दिख रहे हैं और हम एक रूम पे सेपरेट होके हम रहते हैं, मतलब लोगों से हमें दूर रखा जाता है। और आइसोलेशन का मतलब है कि हम जो डिजीज हमारे ऊपर हो रही है, हम उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए अपने आप को सभी पर्सन से कुछ दिन के लिए अलग रखते हैं, जिससे उसकी वायरस की चेन ब्रेक हो सकती है और वो फैलने से हम उसे रोक सकते हैं। अच्छा, चलो अब इसमें मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आप लोग जो भी आंसर देना चाहते हैं माइक ऑन करके दीजिएगा। मान लो कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से हमारे घर में आता है और जैसे ही वो हमारे ज़िले में इंटर करता है उसका RT-PCR टेस्ट होता है। तो RT-PCR टेस्ट होने के बाद आप क्या कहेंगे उससे, कि उसको क्वारंटीन रहने को कहा जाएगा या उसको आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा? सर क्वारंटीन कहा जाएगा। तो जो अभी जिन बच्चों ने भी मेरे ख्याल से 3 या 4 लोगों ने अपने आंसर दिए, तो हम ही खुद कन्फ्यूजन में हैं। तो ये आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि हम ही खुद कन्फ्यूजन में है। तो हम एज ए समाज को या जो लोग इसमें भेदभाव कर रहे हैं उनको हम कैसे बता पाएंगे कि इसका एक बड़ा रीज़न आप नहीं है, इसका एक बड़ा रीज़न जो हमारे वहाँ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सबसे बड़ा रीज़न है इसका। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंस करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से। क्वारंटाइन और आइसोलेशन का दोनों का अर्थ एक ही है। तो क्वारंटाइन उस केस में किया जाता है जब कोई व्यक्ति कहीं से आता है और इस पर यह संभावना हो कि शायद इसको हो सकता है। जैसे अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोई व्यक्ति जैसे मान लो दिल्ली से यहाँ आ रहा, मैं आपको उदाहरण दे रहा था, उसका अगर हमने RT-PCR का टेस्ट कराती है उसकी सरकार, तो उसको कहा जाता है कि अब वो क्वारंटीन में रहेगा। क्वारंटीन का मतलब ये है कि हमें ये शक है कि इसके अंदर ये बीमारी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है तो वो क्वारंटीन रहेगा, ताकि अब और हमें जो है हम ये अश्योर हो जाएं कि अब जो इसके लिए 14 दिन का समय, 10 दिन का समय जो भी सरकार निर्धारित करती है अपने SOP से निर्धारित होता है, वो जो मेडिकल एक्सपर्ट जो राय देते हैं कि कितने दिन तक इसमें कोरोना के लक्षण दिख सकते हैं, RT-PCR की रिपोर्ट आने के बाद भी इतने दिनों तक उनको कहा जाता है कि आप क्वारंटाइन रहिएगा, क्योंकि ये दोबारा से आप मतलब जो है दोबारा से आपको कोविड के लक्षण दिख सकते हैं। और एक बार जिसमें कोविड की पुष्टि हो जाती है, अगर हमें ये पता चल गया कि इस व्यक्ति को अब कोविड है, RT-PCR टेस्ट से वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके बाद उसको फिर आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि अब ये व्यक्ति बीमारी से अफेक्टेड है, इसलिए इसको हम अलग कर रहे हैं बिल्कुल। तो आइसोलेशन वाले के साथ हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्वारंटीन वाले के साथ हमें उतनी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उतनी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, इसे कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वारंटीन जो व्यक्ति है वो अफेक्टेड अभी तक नहीं है, जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। रिपोर्ट आने के बाद भी हमें थोड़ी सी सावधानी उससे रखनी पड़ेगी, जो 14 दिन का हमारा पूरा क्वारंटाइन का पीरियड होता है, क्योंकि ये मैं अभी आगे आपको बताऊँगा जो इसका टेस्ट होता है वो कैसे होता है, तो उससे आप समझ पाएंगे कि क्यों ये कहा जाता है कि क्वारंटीन के बाद भी इनको जो है थोड़े दिन, मतलब जो इसका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी थोड़े दिनों तक पेशेंट से कहा जाता है कि आप क्वारंटीन रहिएगा।
तो मुझे लगता है कि इन दोनों में अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि उसको कोविड है। तो लोगों ने एक ऐसी धारणा हमारे समाज में बना रखी है कि अगर किसी को क्वारंटीन किया गया है तो इसका मतलब इसको 100% कोविड है, और ये अपने साथ पता नहीं कितने कोविड के वायरस को लेकर के यहाँ आ गया है और ये अब पूरे हमारे मकान में फैलाएगा, पूरे हमारे मोहल्ले में फैलाएगा। तो लोगों ने ऐसी धारणा बना दी थी, उसके पास जाना, उससे बात करना तक लोगों ने इसमें बंद कर दिया था। तो क्वारंटीन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अगर ऐसा हमारे समाज में कहीं हो रहा है तो ये एज ए सोशल एजेंट, एज ए टीचर, आप सब, हम सब की जिम्मेदारी है, एज ए सोसाइटी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये बताएं भाई ये क्वारंटीन है, इससे आप ये मत समझिए कि इसको कोविड है ही, आप तो इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ये कोविड है। और जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है उनके अंदर की धारणा मैं आपको बताऊं, उनको ये लग रहा है कि जैसे हमको 14 दिन की सजा दी जा रही है। उनको ये लग रहा है कि ये हमारे लिए कोई एक, उनको ये नहीं लग रहा है कि ये हमारी भलाई के लिए है या हमारे परिवार की भलाई के लिए हमको जो है क्वारंटीन किया गया है। उनको ये लग रहा है कि बस सरकार ने हमें जो है एक प्रकार से जेल में डाल दिया है। और ऐसा एक्चुअली वो उनको लगने का एक कारण ये भी है, कहीं कहीं पर उनके साथ बिहेवियर भी ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इन दो चीज़ों को हम अंतर समझ पाए होंगे और हम अपने समाज में आप लोगों को बता भी पाएंगे कि इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो कैसे किस पेशेंट के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। अब थोड़ा सा जो इसके RT-PCR टेस्ट होता है, जिसको हम एक एंटीजन टेस्ट जो है इसका होता है और एक RT-PCR टेस्ट होता है, तो उसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन दो चीज़ों के बारे में आपने बायोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा, RNA और DNA। तो RNA जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, DNA डबल हेलिक्स। आप देख पा रहे होंगे अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको विजिबल हो रहा होगा तो जो RNA वायरस होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है और हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो DNA की टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इस RNA को सबसे पहले हमने DNA में बदलना होता है RT-PCR टेस्ट कराने के लिए। तो इसको क्या करते हैं कि जैसे एक चेन है ये, इसको दो ऐसे डबल हेलिक्स करके उसके बाद इसको जो है देखा जाता है। तो दो प्रकार की टेस्ट है हमारे पास। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। आपने सुना होगा कि एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो केवल 40-40% मानी गई है, क्योंकि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है ये रेस्पिरेटरी पैथोजन के केस में होता है। पैथोजन आप लोग सब समझते हैं, जिसको हम रोगाणु कहते हैं। कोई भी रोगाणु को हम पैथोजन बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी पैथोजन मतलब हमारे सांस में जो रोगाणु होते हैं उनको डायग्नोसिस करता है, ये उनको पकड़ता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो कभी कभी जब हमारा जो है सांस से नहीं पकड़, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर नहीं पकड़ में आता, तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है। जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी मानी गई है वो है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस सॉरी टू डिस्टर्ब सर, सॉरी Just- टू इंटरप्ट यू ओके sir, this screen is not visible, sir, presentation na? Only you are presenting to everyone is showing, sir, कि वो Yes, sir. presentation जो वो diagrammatical वो नहीं आ पा रहा है, sir। आज इसका ये तो इसमें तो शेयरिंग आ ही रहा है। मैं इसको एक बार दोबारा से करूं फिर? सर वो नीचे स्टॉप प्रेजेंटेशन कीजिए 1 मिनट, देन रीस्टार्ट, ओके देन नाउ अगेन। अब दिखाई पड़ रहा है? यस सर, नाउ इट इज विजिबल। अब ठीक है सर, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, नाउ ओके। तो RT-PCR टेस्ट को जैसे शुरू में मुझसे कोई पूछता था या हम लोग आपस में चर्चा भी करते, तो मुझे भी ये लगता था ये रियल टाइम है, रियल टाइम PCR, इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोल देते थे। आप लोगों ने भी बहुत लोगों के मुझसे सुना होगा कि रियल टाइम है ये टेस्ट, ऐसा सुना होगा। RT का मतलब लोग ये समझ लेते हैं उसमें। तो एक्चुअल में ये RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जैसे अगर हमको DNA को RNA में कन्वर्ट करना होता है तो इसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और अगर हमको RNA को DNA में कन्वर्ट करना है तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस, मैंने बताया आपको, जो है ये RNA वायरस है,
इसको जो हमारी जो जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ डीएनए को डिटेक्ट कर सकती है। तो इस आरएनए को हम पहले डीएनए में बदला जाता है और डीएनए में बदलने के पश्चात उसका जो है हमारा आरटीपीसी उसको जो है टेस्ट किया जाता है, जिसको हम आरटीपीसीआर कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको इसीलिए बोलते हैं कि इसको आरएनए से हमें डीएनए में इसमें बदलना होता है। अब आपने देखा होगा कि एक बीच बीच में कभी कभी डॉक्टर्स का भी जब आपने कभी इंटरव्यू पढ़ा होगा ऐसा यूट्यूब के माध्यम से, या आपने सोशल मीडिया में देखा होगा या आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो वो कहते हैं कि यार ये इसकी जो है इसकी वैल्यू कितनी है ये भी आप पता करिए करके, इसके वैल्यू से पता चलता है। तो अगर आपके पास किसी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट है तो आप इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें कितना जो है इसको इन्फेक्शन है। तो उस हिसाब से हम उसको थोड़ा सा जो गाइडेंस है वो कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हर जगह हॉस्पिटल से अवेलेबल नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग जो है दूर दराज के इलाकों में भी रहते होंगे, कई लोग अपने गाँव में रह रहे होंगे इस समय, तो वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो एक पैनिक सा क्रिएट होता है उसकी फैमिली में। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है पूरा परिवार उसका डर जाता है, पूरे गाँव में एक दहशत का माहौल जैसा भी होने लगता है। तो आप इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि ऐसा ना उसका परिवार भी दहशत में ना आए। तो हमको ऐसी भूमिका निभानी है कि अगर किसी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अपना सारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऐसा भी नहीं करना है कि किसी की आई और मैं आप बिल्कुल घुस गए उसके घर के अंदर कि नहीं मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ या मैं इसको अच्छे से गाइड करता हूँ, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा फॉलो करते हुए आपको उसको गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम गए और हम खुद को अपना जो है उससे जो है पॉजिटिव होके आगे, ऐसा भी हमें काम नहीं करना है। तो जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो हम कर सकते हैं कि आरटीपीसीआर की जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 ऐसे होती है। ये 1 2 3 कैसे होती है, अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपने वो जूस बनाने वाले देखे होंगे मार्केट में, जैसे गन्ने का जूस बनाने वाला एक मशीन लगी रहती है, आपने देखा होगा। या आप कभी नीचे आप टनकपुर कटीमा या हल्द्वानी जाते होंगे तो वहाँ जूस बेचने वाले कई होते हैं। तो क्या होता है उनके मशीन होती है, उसको घुमाते हैं वो बार बार, एक बार घुमाते हैं, 2 बार घुमाते हैं, 3 बार घुमाते ऐसे घुमाते हैं। मान लीजिए उसमें आपने कहा कि मुझे मौसमी का जूस पीना है, उसने मौसमी उसमें डाली तो 5 बार उस घुमाने पर पूरा मौसमी का जूस निकल आया। तो इसको ही हम कह देंगे कि उसकी सीटी वैल्यू जो है 5 है, इसी को बोल रहे हैं कि 5 बार में पूरा वो निकल पाया। तो ऐसी कोरोना डिटेक्ट करने के लिए मतलब एग्जैक्ट तो ये नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही जब घुमाया जाए, बार बार घुमाया जाता है, बार बार घुमाया जाता है। मान लो किसी के 5 बार घुमाने में कोरोना डिटेक्ट हो गया, किसी के 10 बार घुमाने में कोरोना डिटेक्ट हो रहा है, किसी के 27 बार घुमा रहे हैं हम तब कोरोना उसमें डिटेक्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसमें 5 बार घुमाने में कोरोना पकड़ा गया, इसका मतलब यह है कि उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, बहुत जल्दी उसका कोरोना पकड़ में आ गया। और ये भी हो सकता है कि उसका इन्फेक्शन जो है नया हो, दोनों संभावनाएं ऐसे बनती हैं। तो ज़्यादातर ये मान के चले कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, 5 ही बार में पकड़ में आ गया। अब किसी में हम 10 बार घुमा रहे हैं तब पकड़ में आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा कम है। 27 में घुमाने में आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि थोड़ा उसमें और बहुत कम, उसमें माइल्ड जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल भी इसमें थोड़े से उसमें जो है क्या कहते हैं जो आपके इसमें जो है कोविड के वायरस हैं। तो ऐसे ऐसे करके डॉक्टरों ने इसकी 35 इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी है। अगर 35 बार ऐसे घुमाने के बाद भी नहीं पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट फिर निगेटिव है, और उसके बाद भी उसको क्वारंटीन में इसलिए रखा जाता है। हो सकता है 35 बार पकड़ने में ना आए, 40 बार पकड़ते तो शायद आ जाए, लेकिन एक डॉक्टरों ने एक वैल्यू बना रखी है कि अगर 35 तक नहीं पकड़ा जा रहा है तो 99% संभावना है उसके बाद कि अब इसमें कोरोना नहीं है। तो इसीलिए लेकिन वो 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो 35 बार ही इसको घुमाया गया है, इसीलिए कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब भी 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। अगर होगा तो कोरोना फिर इसके लक्षण इसमें दिखने लगेंगे, नहीं तो ये व्यक्ति अब स्वस्थ है। तो हमें जो ये आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, अगर किसी व्यक्ति को पॉजिटिव आता है तो आप अगर उसके आसपास हैं या आप उसके भगवान न करे आपकी फैमिली में कोई है या आपके गांव में कोई है, तो एक बार आप ज़रूर ये पता करिए कि इसकी जो सिटी वैल्यू है वो कितनी है, जिससे कि आप उसके परिवार को समझा पाएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कोरोना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का आप जानते ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी फोटोकॉपी करते रहता है, तो ये बढ़ाते रहता है अपने आप को। तो इस बारे में हम एक बहुत बड़ा अवेयरनेस
अपने सोसाइटी में कर सकते हैं, अपने अपने आसपास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है पूरे परिवार में एक दहशत का माहौल हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि उस परिवार को इस ट्रॉमा से बचाया जाए और इस दहशत से बचाया जाए। यहाँ तक कि कभी कभी पेशेंट भी अपना जो है धैर्य खो दे रहे हैं इसमें, और पेशेंट की मौत भी हुई है। इनके कई ऐसे केसों में हुई है कि पेशेंट की मौत कोविड से नहीं हुई है, हार्ट अटैक से हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लग रहा है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। तो हम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में ये अवेयरनेस ला करके बहुत बड़ी एक अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को कोरोना हो ही गया या कोई जो है हमारे पास क्वारंटाइन में है, तो क्वारंटाइन में आपने देखा होगा बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप ये आइसोलेशन में है, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ऑक्सीजन को चेक करिए बार बार। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर उसके लिए है, ऑक्सीजन चेक करने के लिए। हर गांव में सरकार ने इसको आशा और आंगनबाड़ी को उपलब्ध करा दिया है। इस समय पूरे उत्तराखंड में हर गांव में उपलब्ध है ये। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इसमें जानकारी नहीं है। इसमें एक मैंने लिखा है SpO2, कोई बता पाएगा इसका मतलब क्या है? हेलो सर, वो स्लाइड चेंज नहीं हुई है। ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? पल्स ऑक्सीमीटर का नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। एक मिनट में दोबारा करता हूँ। आप दिखाई दिया? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा? ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है? ओके, आई विल ट्राई। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। अब दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, वो यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद मुझे लग रही, बार बार वो हो जा रही, तो वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो ये अगला मैंने लिखा, देखो पल्स ऑक्सीमीटर विजिबल है ना? तो ये पल्स ऑक्सीमीटर कैसा हो रहा है, कैसा होता है, मैंने आपको इसमें थोड़ा सा इसको दिखाने का प्रयास किया है। और इसकी रीडिंग्स भी मैंने आपको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी रीडिंग्स, एक की रीडिंग आई है SpO2 96, PI लिखा है इसमें 6, और तीसरा ये लिखा है PR, ये BPM 75, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये मैं आपसे अगर किसी को जानकारी हो कि SpO2 जो इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सर सैचुरेशन ऑक्सीजन। हाँ बताइए। सैचुरेशन ऑक्सीजन। सैचुरेशन पल्स ऑक्सीजन, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन है इसका मतलब वैसे। तो ये 94% इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जब आप देख रहे होंगे ना, ये आप कह रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन लेवल इसमें डाउन हो रहा है कोरोना में, तो आपके हर गांव में ये अवेलेबल है आपका पल्स ऑक्सीमीटर। अगर गांव में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती के पास आपको 100% मिल जाएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने भी रखा हो और जिसको कोरोना इस बीच में जो कोरोना से ठीक हुए हों उनके घर में आपको मिल सकता है, क्योंकि उनको बार बार इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या आपका कोई मेडिकल स्टोर है उसमें आपको मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उसको कोरोना के जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल ये आप बिल्कुल घर में रह के कर सकते हैं। उसको नापिए, और या फिर आप आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को फ़ोन करके कहिए कि इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर लेके आइए। तो क्योंकि हमारे वहाँ आप जानते हैं जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो कभी कभी वो भी सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रही है वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन के मामले में वो थोड़ा कम है। जितनी इनको ट्रेनिंग दी गई है वो उतना ही सिर्फ बता पा रहे हैं वहाँ पर को। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे, ये जो पल्स ऑक्सीजन है हमारी, वो 94% होनी चाहिए। अगर ये 94% से कम है तो हमारे लिए चिंता की बात है, 94% से अबव है तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। तो 94% से कम अगर ये ऑक्सीजन आती है, अगर किसी के 90 आ गया, 88 आ गया, तो आपको घबराने की जरूरत से ये नहीं कहना कि अरे तुम्हारे तो डाउन होगी बहुत, तुम्हें तो हॉस्पिटल एडमिट करना है, ऐसा नहीं है। आप जब कंटिन्यूस उसकी डाउन हो, ये हो सकता है कि किसी समय अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की भी आप नापेंगे तो हो सकता है किसी समय जो है वो 88 आ जाए,
94 ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है। अगर आप उसको 1 घंटे के बाद, आधे घंटे फिर नापें, अगर बार बार नापने पर आपको बहुत वो कम आते जा रहा है, तो आपको जो है उसमें क्या है, तो उस व्यक्ति को आप ये सलाह जरूर दीजिएगा कि आप जो है डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, या जो कंट्रोल रूम है उसके कंसल्ट में रहें। उनसे कहें कि भाई मैंने 3 बार ऑक्सीजन लेवल अपना इस समय में इतने टाइम इंटरवल के बाद नापा है और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो नीचे आ रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। अपने मन से हमें कोई इसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है, कोई दवाई नहीं देनी है, एक डॉक्टर की सलाह लेते हुए उसको दवाई देनी है। ये तब देनी है जब आपका 94% से नीचे आ जाए, यानी कि आप ये समझिए कि 88, 87 आने लगे आपका बार बार, तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ये 80 से जब नीचे आ जाता है तब एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है किसी को भी। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति का जो ऑक्सीजन लेवल है आपने नापा और वो 80% से नीचे चला गया, तो आप उसके परिवार को ये सलाह दीजिए कि इनको आप जो है हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिशन के लिए ले जाइए, वहाँ इसको एडमिट करवाइए, और आप उनकी जो मदद हो सकती है 108 में फ़ोन करना है, और परिवार वालों को भी बताइए कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आप सब कुछ करिए। आप इनसे मास्क ला के इनके पास जाइए, अगर आप उनको छू रहे हैं तो उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब आपको उसके बाद इसमें करना है। तो ये जानकारी इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप इससे किसी की जान बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो हमारे भारत में मौतें हो रही है वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, और जब व्यक्ति हॉस्पिटल जब तक पहुंच रहा है तब तक उसका ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जा रहा है कि उसको बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो ये सब कर सकते हैं आप। और दूसरा, पल्स रेट 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, और इससे ऊपर नीचे है तो आप डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूर लेने को कहिए। तीसरा, ये PI इंडेक्स है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको परफ्यूजन इंडेक्स करके इसको जाना जाता है। ये 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, बस इसका ये है। इसका मतलब इसका ये सिर्फ यही दर्शा रहा है, जिसका 6% ये दर्शाता है कि हमारी सेल के कितने अंदर तक हमारी ऑक्सीजन जा रही है, सिर्फ ये दर्शाता है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारे है SpO2 का लेवल है, और जब तक आप उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, जब तक हॉस्पिटल की गाड़ी आएगी तो उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, आप देख रहे हैं उसका गिर रहा है, लगातार ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो उस केस में हम उसको घर में रह करके उसको क्या कर सकते हैं, ये एक प्रोनिंग की प्रोसेस है, सेल्फ प्रोनिंग। आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो फिगर है मैंने पूरा ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट से ही ये पूरा चित्र लिया है मैंने, आपको उसमें मिल जाएगा कैसे प्रोनिंग करनी है। प्रोनिंग का मतलब है कि उसको ओके सर, फिगर इज नॉट विजिबल। जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड को वैसे ही नॉट विजिबल हो जा रहा है इसमें। नो सर, स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है, आप चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज स्लाइड शो नहीं हो रही है। हाँ, वही नहीं हो रही इसमें, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए मैं करता हूँ दोबारा से इसको स्टॉप करके। अब विजिबल है? हाँ सर, हाँ नाउ इट इज विजिबल सर, सेम। तो ये फिगर मैं आपको बता रहा था कि मैंने मिनिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से लिया है, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी चीज़ नेट से मत उठाइए, कोई भी चीज़ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ भ्रामक हैं। आप कहेंगे कि नेट से भी मैं इसलिए मना करता हूँ, मैं नेट से सब लोगों से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ उसमें प्रामाणिक नहीं होती हैं। अगर हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं होगी तो हम गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे। तो इसके लिए आपको जो है जो ऑथराइज्ड जो वेबसाइट्स है आप सिर्फ उन्हीं से लीजिए। तो ये प्रोनिंग की एक प्रोसेस है, जब तक आपकी 108 पहुंचेगी, जब तक उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलेगी, कैसे हम उसके ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा, और जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, WHO की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस समय जो हमारी वेबसाइट्स हैं, या तो WHO फॉलो कीजिए, या आप भारत सरकार की जो मेडिकल की वेबसाइट है उनको फॉलो कीजिए, या AIIMS की जो वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो कीजिए, वहीं से आप ये सब जानकारी लोगों को दीजिए। कोई भी आप व्हाट्सएप या किसी के मैसेज को आप फॉरवर्ड करा हुआ मैसेज उससे जानकारी मत दीजिए, वो कभी कभी हमारे लिए घातक भी हो सकता है। तो ये प्रोनिंग हम उसको तब तक करा सकते हैं अगर जब तक हम उसको जब तक उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसमें आप लोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
तीसरा जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये जब कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में होता है या आप लोग भी अपने घर में, ये सबके लिए है। सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता, हमें तो जब हमारे पास थोड़े लक्षण हमको दिखने लगते हैं तब हमको लगता है कि हम इन्फेक्टेड हैं या अमुक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, और अगर आप क्वारंटाइन में हैं तो भी आप पर शक है कि हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो। तो हमें ये, या आप कहीं ऐसे जैसे आपने किसी की मदद करी, आप ऐसे प्रोनिंग करा के आ गए किसी को, या आपने किसी के वहाँ ऑक्सीमीटर लेके गए, आप उसका पल्स वल्स आपने सब चेक किया और आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं जो है वो केयर नहीं कर पाया आपने जो मुझे करनी चाहिए थी, तो इसके लिए जो घरेलू उपाय है ये सबके लिए है। विटामिन सी को आप रेगुलरली इसमें लेना है हर व्यक्ति को, क्योंकि विटामिन सी आप जानते हैं न तो हम इसको स्टोर कर नहीं कर सकते अपने शरीर में, जैसे ही आप यूरिनेशन करते हैं तो विटामिन सी आपका सब चला जाता है, तो इसलिए विटामिन सी इसमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें ज़रूरी है आपका जिंक। तो जिंक की ये सप्लीमेंट टैबलेट भी आती हैं। अगर आप, ये तो टैबलेट तो लास्ट ऑप्शन है, वैसे आप दूध में भी जिंक होता है और एग में भी जिंक होता है, तो दूध और एग अगर आप मतलब कंटिन्यूसली लेते हैं तो जिंक की कमी नहीं हो सकती। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जो हमारे ये वाले मरीज होते हैं आपके जिनको इंसुलिन देना पड़ता है, तो शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, शुगर पेशेंट्स में जो जिंक, उसमें जिंक की सबसे ज़्यादा कमी उनमें होती है, क्योंकि जिंक ही इंसुलिन बनाता है उनके शरीर में, और उनके शरीर में जब जिंक है ही नहीं तो इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए बाहर से उनको इंसुलिन बनाने की दवाइयाँ दी जाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो शुगर के पेशेंट सबसे ज़्यादा खतरे में वही हैं इसमें। तो जिंक के जो जिनसे हमको जिंक मिलता है ऐसा फूड हम लेते रहें, और मल्टीविटामिन की टैबलेट और जिंक की टैबलेट ये सरकार भी बांट रही है, घर घर जाके बांट रही है, या आपको जो आशा ANM है उनके वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप उनसे भी इसको ले सकते हैं। या जो आपके वहाँ कुछ टीचर्स की भी ड्यूटी है तो आप उनसे भी संपर्क करके, जो उस एरिया के पर्यवेक्षक होंगे उनसे भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक भाप लेने का जो तरीका है वो आप सब लोग जानते हैं, और पानी बार बार हमको लेते रहना है, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाती है तो अगर कोरोना वायरस ने अटैक किया और उस पर पानी की कमी होगी तो बहुत बड़ा सुसाइडल स्टेप हो जाएगा। तो इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना है। जो क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं उनसे भी कहना है कि आपको विटामिन सी वाली चीज़ें खाते रहो, आप उनको कुछ देते भी रहें, जिंक वाली चीज़ें उनके परिवार से को ये खाने को दो इनको। आपको ये नहीं कहना है कि इनको जिंक की कमी हो सकती है, आपको ये कहना है कि जैसे अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिंक दूध में होता है, और जो भी चीज़ें आपके आसपास है जिनमें जिंक हो सकता है, आप कहिए कि अरे इसकी सब्जी बना के क्यों नहीं दे रहे उनको खिलाओ, या ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप इनको ये दीजिए। तो ये आप आसानी से अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में कह सकते हैं, या जिनको आपको लगता है कि ये खतरे में है तो उनको भी आप ये कह सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को लीजिए। अब विजिबल है आपको अगली साइट? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर, विजिबल। तो अब देखिए इसमें अब लोगों का प्रशासन क्या था जब ये कोरोना की महामारी आई। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने समझा, एक तो सबसे बड़ा तो नेग्लिजेंस था हमारा, हमने बहुत ज़्यादा लापरवाही इसमें करी। आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपरली मास्क का प्रयोग नहीं किया, हैंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं किया, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं हमने उनका पालन बिल्कुल नहीं किया। लोगों ने सोचा अरे कुछ नहीं होता है, कोरोना वोरोना क्या है, कोरोना होता तो इतने लोग मर जाते, कोई मर भी नहीं रहा है, खाली भी हमको रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, खाली भी किसी को क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है। तो लोगों का प्रशासन ऐसा था, और जो हमारे लिए बाद में घातक रहा। दूसरा प्रशासन लोगों का, कई लोगों ने कहा अरे है तो इसका प्रूफ दिखाओ कोई, ये कुछ नहीं है, ये खाली एक हवा फैला रहा है कि ये दवा कंपनियों ने एक हवा फैला दी कि कोरोना है, प्रूफ दिखाओ। अब इवन पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं कि इसका प्रूफ दिखाओ। ये तो आप भी जानते हैं कि किसी वायरस को ऐसे देखना बहुत आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सब उस वायरस को देख लेते, उसके लिए हमें लेबोरेटरी चाहिए प्रूफ दिखाने के लिए। तो अब कौन हर समय किसी को लेबोरेटरी लेके प्रूफ दिखाएगा? तो ये बड़ा एक लोगों का जो परसेप्शन था, इसके कारण हमें जो है बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, लोगों ने आपने और सुना होगा अरे हम तो धूल में खेलने वाले लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, या हमने कहा कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा गांव में कहर ढा रखा है इसने। पहले वाले में ये हुआ कि अरे ये तो बिल्कुल धूल मिट्टी में रहते ही नहीं, है तो शहर के लोग हैं इसलिए इनको हो रहा है, गाँव में कहाँ होता है। और इस बार गाँव के गाँव साफ हो रहे हैं, और कई लोग उसमें बीमार हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग बिना टेस्टिंग के ही मर जा रहे हैं, और जो आंकड़े हैं वास्तव में उससे ज़्यादा हैं।
तीसरा, आपने परसेप्शन पिछली बार सुना होगा कि जैसे जैसे गर्मी आ गई वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार तो सेकेंड वेव आई तो सारे गर्मी में ही आ रही है। तीसरा, लोगों ने ये कहा कि अरे कुछ नहीं है, ये कोई दवाई ववाई इसमें लेने की जरूरत नहीं, कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं, भाप लेते रहो, गरारे करते रहो, प्याज खाते रहो और सही हो जाओगे। इनसे इस पर फर्क पड़ता है, लेकिन ये इसके इलाज नहीं है। इनसे हम इसको कंट्रोल करने में ये हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं। लोगों ने इसको इलाज ही बना दिया। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और चला होगा आपका कि आप जो है इसमें बहुत सारे मंत्र उनमें दिए थे कि ये मंत्र पढ़ो और कोरोना वैसे ही नहीं आएगा, शंख बजाओ कोरोना वैसे ही नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार की जो नॉनसेंस बातें हैं, इनसे हमारे शरीर, हमारे जो है समाज को बहुत नुकसान हुआ। एक इसमें थ्योरी आई कि ये कॉन्स्पिरेसी है। किसी ने कहा कि चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने कहा कि दवा कंपनियों की कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने कहा कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है, उनको अपनी दवाइयाँ बेचनी है, उनको जो है अपने वहाँ का सामान बेचना है, उनकी दवाइयों का उनके पास इतना भंडार हो गया है कि अब वो एक्सपायरी हो जाएंगी, उनको इंडिया में लाके खपा रहे हैं। तो ये बहुत सारी थ्योरी इस प्रकार की हमारी जो है मीडिया में चलती रही। अब कुछ लोगों ने कहा कि तो 5G स्पेक्ट्रम का एक टेस्ट हो रहा है, तो ये 5G स्पेक्ट्रम के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। जबकि अगर आपने उसकी सही न्यूज़ पढ़ी होगी तो 5G स्पेक्ट्रम का टेस्ट जरूर इंडिया में हो रहा है, लेकिन एक बहुत छोटी सी एरिया में उसका उन्होंने टेस्ट किया है अभी, और उसका कोई इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी अभी तक देखने को नहीं आया है। तो ये जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में है, इन भ्रांतियों को भी जो है आपको भगाने का काम, इन भ्रांतियों को भी आपको हटाने का काम हमारे समाज में करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये पैंडेमिक जो हम कहते हैं, तो होता क्या है पैंडेमिक, आखिर किसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ मैं। हेलो, नो सर, नो सर, इट्स ओके सर, प्लीज टेक। ओके। तो पैंडेमिक क्या होता है? देखिए, पैंडेमिक एक होता है आउटब्रेक, एक होता है एपिडेमिक, फिर होता है वही पैंडेमिक। आउटब्रेक का मतलब क्या? मान लीजिए चंपावत हम रहते हैं, इस चंपावत के एरिया में कोई एक ऐसा रोग फैल जाए जिससे कि जो कि बहुत घातक हो और बहुत जल्दी से फैल रहा हो, और वो एक दूसरे को मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसा फैलाता हो, तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर आउटब्रेक हो गया, कि यहाँ पर ये जो है इस बीमारी ये बीमारी यहाँ पर को फैल गई। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है फिर एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब यह है कि जैसे मान लो जो उत्तराखंड में फैल गई, यूपी में फैल गई, 3-4 स्टेट्स में मिलके फैल गई, या पूरे एक कंट्री के अंदर ही फैल गई, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और जब वो एक कंट्री से भी बाहर चले जाती है फिर हम उसको कहते हैं पैंडेमिक हो गया है अब। यानी कि वो एक देश की बीमारी नहीं कि पूरे विश्व में वो फैल रही है, उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो जो हमारा अभी वैश्वीकरण का जो जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, उस वैश्वीकरण के दौर में बीमारियां भी हमारी सारी वैश्विक हो गई हैं। एक देश में बीमारी हो जाती है तो ये निश्चित मानिए कि दूसरे देश में भी उसको जाना ही जाना है। जबकि पहले हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो ऐसा नहीं होता था। तो इन सब बीमारी में क्या होना चाहिए? नोवल पैथोजन होना चाहिए। नोवल पैथोजन का मतलब नया रोगाणु होना चाहिए। और दूसरा, इसमें कंटेजियस होना चाहिए, एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से वो बढ़ना चाहिए। तीसरा, उसकी रैपिड स्पीड, मतलब स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए उसके बढ़ने की। उसको हम ये तीनों में ही, चाहे आउटब्रेक हो तभी उसको आउटब्रेक कहा जाता है, एपिडेमिक हो तब भी उसको कहा जाता है, पैंडेमिक हो तब भी उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, बस इनका एरिया का डिफरेंस होता है। तब इसलिए हम, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि कोरोना वायरस, जो कोविड-19 क्या है, एक पैंडेमिक है इस समय। अब सवाल ये होता है कि इस पैंडेमिक पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इसमें कंट्रोल करने के लिए देखिए, पहली स्टेज तो ये होती है कि हम बीमारी को कंट्रोल करें। और इस समय आप जान रहे हैं कि ये बीमारी जो है अनकंट्रोल्ड है, इस पर किसी का बस नहीं चल पा रहा। आप देख रहे होंगे कि सरकार भी ये कह रही है कि इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरा होती है इसकी इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब ये होता है कि बीमारी तो है, लेकिन इस लेवल पे है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको झेलने में सक्षम है कि जितने को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने को बेड की ज़रूरत होगी उनको बेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो उस बीमारी को हम कहते हैं इंडेमिक। उसके बाद अगली स्टेज आती है फिर एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब हम बीमारी को ख़त्म ही कर दें। एक देश, किसी भी देश से अगर कोई बीमारी ख़त्म हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि इलिमिनेट कर दी। जैसे इंडिया ने पोलियो को इलिमिनेट कर दिया 2014 तक। 2014 में पोलियो, अब ये है कि इंडिया से पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इंडिया ने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है।
अगला इसमें आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है पूरी दुनिया से ही हम उसको ख़त्म कर दें। तो हम उसको कहते हैं कि अब ये बीमारी जो है हमारे वहाँ इरेडिकेट हो गई है। तो अभी तक जो हमारा वर्ल्ड है उसमें सिर्फ एक बीमारी ही इरेडिकेट हो पाई है और कोई भी बीमारी पूरी दुनिया से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि टीबी हमारे वहाँ भी कंट्रोल वाली पोजीशन में है। टीबी की कंट्रोल किस लिए है कि आपने नहीं सुना होगा कि टीबी कहीं पर बहुत ज़्यादा टीबी फैल गया और तो वहाँ से जो है लगातार पेशेंट आ रहे हैं, ऐसा अब नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल में है। लेकिन वो पहली स्टेज में है टीबी में भी है हमारे हम अभी तक। जबकि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले आप लोगों से पूछेंगे, उस समय जैसा आज की तारीख में कोविड के लिए होता है वैसा टीबी के लिए होता था। अगर कोई टीबी पेशेंट होता तो गांव से अलग उसके लिए घर बनाया जाता था, वहाँ उसको रखा जाता था। तो बहुत बड़ा उस समय जो है उनके साथ भी भेदभाव होता था, जैसा अभी जो है आपको इनके साथ कोविड वालों के साथ होता है। इवन उनके साथ कोई भी उस घर में कोई भी शादी ब्याह करने को भी तैयार नहीं रहता था। तो ये स्टेज उस समय थी। तो अब हम देख रहे हैं कि कोविड को इराडिकेट करना हमारे बस में नहीं है, एलिमिनेट भी नहीं हो सकता है, एंडेमिक भी नहीं हो सकता है। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको कंट्रोल करें। और इनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए आप ये भूमिका निभा सकते हैं कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में करवाएं। और हम अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उनको जो भी सरकार की गाइडलाइन आती है, जो भी एसओपी आती है, आप उस एसओपी का पालन उसमें कराएं। अब एक हमारे समाज में एक भ्रांति और फैली है जो इसकी वैक्सीन लग रही है उसके बारे में। वैक्सीन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लेना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इसको लेने से जो है हमें ज़्यादा बीमारी हो जा रही है। तो इस बारे में भी आपको एक अवेयरनेस अपने लोगों को बताना है कि हमें इंजेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा आप भी समझिए कि इंजेक्शन को लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी बीमारी, कोई भी जब बीमारी होती है उसके जो रोगाणु होते हैं उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। ये उसके जो एंटीजन होते हैं वही हमारे शरीर पे अटैक करते हैं और उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर हमारी एंटीबॉडीज एंटीजन को ख़त्म कर देती है तो वो वायरस या वो बैक्टीरिया या वो फंगी या कुछ भी वो हमारे अंदर अटैक नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, जब भी कोई नया एंटीजन आता है तो उसको हमारी एंटीबॉडी पहचानने में थोड़ा सा परेशान होती है। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर कोई नया एक अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारे इंडिया में प्रवेश करेगा तो हमारी आर्मी क्या करेगी? पहले उसको अगर उसको पता है कि ये अस्त्र शस्त्र को ऐसे मारा जाता है तो वो वैसे मारेगी। नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? अपने सारे अटेम्प्ट करेगी। वो क्या मतलब जिसको हम कहते हैं इधर भी मारेगी, उधर भी मारेगी, ऐसे मर जाए, वैसे मर जाए, जैसे पॉसिबल होगा वैसे करेगी। ऐसा ही हमारी बॉडी भी करती है। तो अगर हमारी बॉडी उसको मारने में सक्षम है तो हम कहते हैं कि इम्यून है, हम उसको जो है मारने में सक्षम है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें जो है फिर क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि इस एंटीजन को आपने मारना कैसे है। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो इन्फेक्शन या इंजेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब या तो हमारी कम्युनिटी पूरी की पूरी सबको एक बार कोविड हो जाए, जिसको मरना है वो मर जाए, जिसको बचना है वो बच जाए, जो बचे रहेंगे उनके अंदर फिर ऐसी एंटीबॉडी बन चुकी होगी कि वो एंटीजन को मार सकते हैं। तो ये तरीका मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज इस तरीके को अपनाना नहीं चाहेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जब ये हमारे पास ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है इंजेक्शन। तो या तो हम इंजेक्शन से उसके अंदर एंटीबॉडीज़ को बनाएं और उसके भविष्य को हम सुरक्षित रखें, उस व्यक्ति को हम सुरक्षित रखें। तो इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंजेक्शन क्यों लगाना है हमको। दूसरा, अब हम लोगों को आप समझा पाएंगे कि भाई इस इंजेक्शन का कितना महत्व है, इसको क्यों लगाना ज़रूरी है, इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं।
कई लोगों को लग रहा है कि इससे हमें इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, कई लोगों को ये लग रहा है कि इन्फर्टिलिटी इससे आ जाएगी। तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे धर्म या हमारे दीन के खिलाफ है, तो ऐसा भी है नहीं है। तो इस बारे में भी आपको एक अवेयरनेस पूरे समाज में लाना। अगर कोई ऐसा कहरा लगाने से मना कर रहा है तो आपको उसको ज़रूर बताना है। मेरा खुद का इसमें अनुभव है, जब 18 से ये जो है आपका 45 वाला शुरू नहीं हुआ था, 45 प्लस को जब इंजेक्शन लगना शुरू हुआ था, तो हमने भी एक कैंपेन उसमें चलाई थी अपने बच्चों के थ्रू। तो उसमें भी बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं तो इसको नहीं लगाऊंगा, कोई कह रहा था कि नहीं मैं तो इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं वहीं पर ना मर जाऊं। तो लोगों के अंदर ये सारा डर है, ये सारा भय है। अब तो 18 से 45 भी कर दिया, तो आप लोग उसको लगाइए और दूसरे लोगों को बताइए कि इसको लगाना क्यों ज़रूरी है। अब ये तो होगी हमारी एज ए कोरोना वॉरियर हम क्या कर सकते हैं। अगला है एज ए सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, शायद बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। ये न्यूज़ पढ़ी आप लोगों ने? ये न्यूज़ ये मैंने न्यूज़ की कटिंग लगा रखी है, अभी 1-2 दिन पहले ही ये पेपर में आया है। यस सर। ये तो आप देख रहे हैं ये मतलब किस तरीके से सामाजिक भेदभाव इसमें हो रहा है। थोड़ी सी चर्चा मैंने इससे पहले भी आप लोगों से करी इसकी कि किस तरह से जो हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं उनके पास सामाजिक भेदभाव होता है। मैं इसका ऑडियो भी मेरे पास है, मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ इसका, अगर आप लोग सुन पाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाने की। बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। आपको सुनाई पड़ा ऑडियो? एकदम मतलब जैसे अभी बोली हूँ मैं ऐसे यस सर, ऑडियो। तो मतलब मेरे को चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना सर? यस सर। अच्छा, जैसे गांव में बोल रहे हैं ना, लुआ बना मेरे को बोल रहे हैं कि अरे तू बल बाहर आ रहा है, ये आ रहा है। तो साहब मैं तो बाहर नहीं आना है, मैंने बाहर लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे छूत कर रहे हैं साहब बहुत ज्यादा मेरे से ना। बाहर क्या मतलब अपना घर में रहोगे ना, ये थोड़ी नहीं कि गाँव में जाओगे। मैं तो अपने उसमें डंडे में तो आऊंगा ही, मैं अपने डंडे में तो आऊंगा ही साहब। मैं धन्यवाद में तो आओगे ना, लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि गाँव में के बाहर नहीं जाओगे, किसी दूसरे आदमी के संपर्क में नहीं जाओगे। मैं गाँव में ना एक अकेला आदमी, मैं किसी के संपर्क में नहीं आता हूँ। मतलब मैं अपना कॉल आया तो मैं कॉल में जा रहा हूँ अपने उसमें डरे जा सकते हो, ऐसा तो जा सकते ना आप, ऐसा थोड़ी नहीं है उसमें। लोग साहब मेरे को यहाँ बोले कि तुम बाहर कैसे आ रहा बोल, तू अब साहब लोगों को बोले ऐसा भी थोड़ी नहीं कि आदमी अंदर मर जाएगा घुट के, ऐसा थोड़ी नहीं है उसमें। तो वही सर मैंने वही बोला लोगों को भाई कि मैं अंदर ही अंदर मर जाऊंगा, मैं अपने कम से कम अपने डंडे में अपने कॉल में तो आ सकता हूँ। क्यों नहीं? आपने जो है कि किसी के संपर्क में नहीं आना है, किसी से वो नहीं, किसी मैंने अपने थाली अपने कटोरे अपने पास रखी हुई है, उसको छाल रहा हूँ सुबह शाम। और उसको अपना खाना जो आता है वो मतलब ऐसा जैसे मैं वो उसको फेंक दे पोड़ी को ऐसे दे रहे हैं वो, और ऐसे खा रहा हूँ मैं साहब। अरे गाँव ऐसे बोल रहा है ना साहब, तो क्या करना है उनके हिसाब से? तो गाँव का अपना हिसाब होगा तो हम क्या बोल सकते इसमें। अब सुनो सही जी सर, एक दाता राम जी भी है यहाँ पे, वो विश्वास होंगे सर। वो तो वो मेरे से ज्यादा गोली बने हुए हैं, वो तो बहुत पुराने लोग हैं सर। उन्होंने कनाल का प्रो खाया ऐसा, वो तो चकाचक है। वो हो गया, वो कैसे हो गया ना, वो तो समझ नहीं आ रहा कैसे निकल गया वो, तो सब नहीं बोलता। हाँ सही बात है। वो भी हमारे साथ, पर वो भी सब दिन भर भीतर रहते हैं। वो तो बहुत मतलब 70, 60, 68 साल 65 साल के हैं वो। तो मैं थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने आपको सुनाई, आप लोगों ने सुनी।